हेलो बच्चों, विद्याश्रय चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का नया चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी लेकर आए हुए हैं। ठीक है, इस पे आपको कंप्लीट चैप्टर का थ्योरी जो है सो डिटेल सिनॉप्सिस में शॉर्ट में पूरा बता दिया जाएगा। ठीक है, और जो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका डेरिवेशन जैसे इंपॉर्टेंट है, उसका अलग से पीडीएफ आपको विद्या आश्रय का टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी इसमें पूरा डिटेल सिनॉप्सिस टाइप का एकदम बता दिया जाएगा सारा थ्योरी, और न्यूमेरिकल जितना भी इंपॉर्टेंट इससे आ सकता है इस चैप्टर से, वो कंप्लीट न्यूमेरिकल का पैकेज आपको इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो एकदम शांति से आप बैठ जाइए। ठीक है, कॉपी कलम निकाल लीजिए और एक एक चीज को अच्छा ढंग से समझते हुए नोट करते हुए चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का जो पहला टॉपिक होता है वो होता है कि चार्ज क्या है। चार्ज क्या होता है? चार्ज एक तरह का प्रॉपर्टी है, मैटर का एक प्रॉपर्टी है जो कि एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फोर्स को। ठीक है बच्चों, तो चार्ज के बारे में कुछ चीज जो इंपॉर्टेंट है जो हमको जानना है, जैसे चार्ज जो है तो टू टाइप का होता है। पहला होता है आपका पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। ठीक है बच्चों, चार्ज दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अगर दोनों सेम रहा, मतलब दोनों अगर पॉजिटिव रहा तो रिपेल हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को धक्का मारेगा। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है, अगर दोनों पॉजिटिव है, दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल मतलब ये इधर उसको धक्का मारेगा, उधर धक्का मारेगा। ठीक है, लेकिन अगर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अगर एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है तो देखिए दोनों क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। ठीक है बच्चों, इसका जो यूनिट होता है चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है कूलम। चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम, और 1 कूलम इक्वल टू, कभी कभी आ जाता है एग्जाम में कि 1 कूलम का वैल्यू कितना होता है, ये आपको याद रखना होगा कि 1 कूलम का वैल्यू होता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। कंफ्यूज मत होइएगा, ये प्लस में रहता है। बच्चा लोग को लगता है कि नहीं माइनस में, जैसे इसका वैल्यू होता है 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम होता है, तो इससे कंफ्यूज होता है। तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। 1 कूलम इक्वल टू होता है 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग बढ़ते हैं कि जो चार्ज, जो जैसे इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है सेम चार्ज होता है प्रोटॉन पे। इलेक्ट्रॉन पे बस केवल इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस में होता है और प्रोटॉन पे प्लस में होता है। तो ये चीज भी आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है दोनों सेम होता है। इलेक्ट्रॉन पे होता है -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, तो उसी तरह प्रोटॉन पे होता है +1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं कि जो चार्ज होता है उसका कुछ ना कुछ मास होगा, है ना। जनरली बोला जाता है कि अगर कोई भी एटम है तो उसका सारा का सारा मास जो है सो कहां लाई करता है? न्यूक्लियस में लाई करता है। क्यों बोला जाता है? रीजन है उसके पीछे। रीजन क्या है कि जैसे मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 9.1 इंटू 10 का पावर -31 केजी, और मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वह होता है 1.67 इंटू 10 का पावर -27 केजी। अगर इस दोनों मास को अगर आप ध्यान से देखिए तो जो प्रोटॉन का मास होता है वो लगभग 1837 यानी कि 1837 टाइम्स इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा होता है। अप्रोक्सीमेटली अगर आप बोल सकते हैं तो 2000 केजी के अप्रोक्स मान लीजिए, अप्रोक्सीमेट। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन 1 केजी चीनी एक पॉलीथीन में है तो अगर प्रोटॉन का देखा जाए तो प्रोटॉन 20 क्विंटल यानी कि 20 गो क्विंटल वाला बोरा आपको भरना पड़ जाएगा, उतना वजन हो जाएगा प्रोटॉन का। अगर इलेक्ट्रॉन 1 केजी है तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 20 किलो का बोरा, 20 क्विंटल वाला बोरा आपको भरना पड़ जाएगा। समझिए कितना ज्यादा हो जाता है। और यही रीजन है कि इलेक्ट्रॉन के मास को हम लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं वहां पर। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? बहुत छोटा होता है, और वो एटम के चारों तरफ क्या करता है? चक्कर काटते रहता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन को मास को नेग्लेक्ट किया जाता है और बोला जाता है, क्योंकि प्रोटॉन कहां रहता है? न्यूक्लियस में रहता है। किसके साथ? न्यूट्रॉन के साथ। तो इसीलिए बोला जाता है कि न्यूक्लियस मतलब जो एटम्स का जो मास होता है वो कहां पे लाई करता है? न्यूक्लियस में। एक्चुअली में पूरा सच नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट करके हम लोग चलते हैं
तो इसीलिए ठीक है बच्चों। तो उतना डिटेल में हम लोग को वो चीज केमिस्ट्री में जानना होता है ना। फिजिक्स में फिलहाल हमको ये जानना हो कि मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, तो काफी हो गया। बस ये कुछ पॉइंट आपको याद रखना है चार्ज के बारे में। पहला कि क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है, रिपेल करता है, ठीक है। और अगर पॉजिटिव निगेटिव ऑपोजिट चार्ज रहे तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और जैसे सेम यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो दोनों एक दूसरे को धक्का मारेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। यूनिट क्या हो जाता है, कूलम हो जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद रखिएगा कि -1.6 × 10⁻19 कूलम। बस इतना चीज अगर आप जानते हैं काफी ज्यादा है। मास ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से काफी ज्यादा होता है, ठीक है। उसी होता है 1837 टाइम्स अप्रोक्सीमेट ज्यादा होता है, लेकिन बोलने वाला 1857 भी बोलता है, 2000 भी बोलता है, बहुत ज्यादा बोलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बच्चों, तो ध्यान से समझिए कि इलेक्ट्रिक करंट होता है आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि चार्ज बाय टाइम जो बोलते हैं हम लोग, उसी को क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो I इक्वल टू क्या हो गया आपका, देखिए I इक्वल टू हो गया Q/T। ये क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। हमको लगता है थोड़ा सा बोर्ड जो है हिलने लग जाता है, जिसके कारण आप लोग को देखने में भी थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा, तो घबराइएगा नहीं। थोड़ा सा अगर मान लीजिए ब्लर फोटो भी आता है तो थोड़ा देर के लिए उसको बैठ के बस पेशेंस रखिए, वो फिर अपने आप क्लियर हो जाता है। घबराना नहीं है कि सर ब्लर आ गया हम कैसे देख पाएंगे, ठीक है, वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज I इक्वल टू Q/T, आपको ये याद रखना है, इस फॉर्मूला पर भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। I इक्वल टू Q/T, I इक्वल टू Q/T, ठीक है। तो करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट वो होता है एम्पियर, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। करंट का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है एम्पियर, उसको हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। और जब भी करंट का मेजरमेंट, यानी करंट को हम लोग मेजर किससे करते हैं, तो एमीटर से। करंट को मेजर किससे करते हैं, एमीटर से करते हैं। बच्चों अगर किसी भी सर्किट में एमीटर को लगाना है हमको, किसी भी सर्किट में अगर एमीटर को लगाना है तो ध्यान रखिएगा कि वो हमेशा सीरीज में जोड़ा जाएगा। किसी भी सर्किट में अगर एमीटर को जोड़ना है तो हमेशा किस में जोड़ेगा, सीरीज में जोड़ेगा, ठीक है बच्चों। और करंट का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है, ये भी आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो बोलेंगे राइट टू लेफ्ट होगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपको कुछ पॉइंट याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मेरा है इलेक्ट्रिक सर्किट। ध्यान रखिएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक सर्किट हम यहाँ पर डिटेल सिनॉप्सिस मतलब सब चीज शॉर्ट में बता रहे हैं, ठीक है। इसका आपको नोट्स जो जो चीज जरूरत का है उसका नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में इसी टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे सब चीज का पीडीएफ जाता है, आपका जितना चीज बताया जाता है उससे थोड़ा सा ज्यादा चीज का ही कभी कभी चले जाता है, कुछ कुछ क्वेश्चन ज्यादा चले जाता है। तो अगर आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा तो वो चीज आपको बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। आते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक तरह का क्लोज्ड पाथ रहता है, जिसमें मान लीजिए एमीटर, वोल्टमीटर, ठीक है, रेजिस्टेंस, करंट सब मतलब लगाया हुआ है, बैटरी लगा हुआ, सब चीज लगा हुआ है, एक क्लोज्ड पाथ होता है। अगर वो सर्किट कहीं से भी टूट जाता है, कहीं से भी अगर मान लीजिए सर्किट पूरा एकदम जुड़ा हुआ है तो करंट फ्लो होते रहेगा उस सर्किट में, लेकिन वो सर्किट अगर कहीं से भी छोटा सा भी ब्रेक हो जाता है तो करंट का फ्लो वहीं पे रुक जाएगा। जिस तरह देख लीजिए घर में, मान लीजिए अपना लोग के घर में जैसे वायर लगा हुआ है ना, जिसके कारण क्या होता है, करंट आता है, ठीक है। कोई बल्ब वगैरह जैसे हम जला रहे हैं, अगर मान लीजिए बल्ब जलाने के लिए जो सर्किट एक गया हुआ है, वायर जो गया हुआ है जिसके कारण वो बल्ब जल रहा है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, स्विच जैसे स्विच को ऑफ किए तो क्या होता है, वहां सर्किट ब्रेक कर जाता है और बल्ब देखिएगा ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जब भी सर्किट ब्रेक होगा तो करंट का जो फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा करंट, ठीक है। तीसरा नंबर है, जो करंट का जो फ्लो होता है वो हमेशा हायर टू लोअर होता है, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या बताए थे, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चों ध्यान से आप समझिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, इसका डेफिनेशन भी कभी कभी पूछ देता है आपको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल याद रखिएगा, अगर कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर इनफिनाइट से लेकर किसी पॉइंट तक लाने में
कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफिनाइट से लेकर किसी पॉइंट तक लाने में जो उसका वर्क डन होता है, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफिनाइट टू लेकर किसी पॉइंट तक लाने में जो उसका वर्क डन होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। और किसी एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो पोटेंशियल होता है और उस दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो दोनों के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद रहेगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है अगर किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर इनफिनाइट से लेकर किसी गिवन पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका जो यूनिट होता है वो होता है वोल्टेज, शॉर्ट में वोल्ट भी बोला जाता है और वी से भी लिखा जाता है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, वोल्ट होगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पोटेंशियल का जो फ्लो होगा वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लेकर लोअर पोटेंशियल तक होता है। पोटेंशियल का फ्लो कैसे होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, जिस तरह से पानी का बहाव होता है, जिस तरह से पानी का बहाव होता है, हायर टू लोअर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसको मेजरमेंट कैसे हम लोग करते हैं, वोल्ट मीटर के थ्रू किया जाता है। कैसे करते हैं हम लोग, वोल्ट मीटर के थ्रू। अगर सर्किट में हमको पोटेंशियल मतलब वोल्ट मीटर को जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, तो हमेशा याद रखिएगा कि सर्किट में जो वोल्ट मीटर जोड़ा जाता है वो आपको हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है। ठीक है, और एमीटर कैसे जोड़ा जाता है, सीरीज में। तो यह दोनों में डिफरेंस होता है। एमीटर हमेशा किसी भी सर्किट में सीरीज में जोड़ा जाता है और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्ट मीटर वो हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसको थोड़ा सा नोट अच्छा से कर लीजिए। ठीक है, कुछ और थ्योरी है, ज्यादा थ्योरी नहीं है इसमें थ्योरी थोड़ा सा कम ही है। अच्छा, इसके बाद जो है फिर न्यूमेरिकल पे हम लोग आएंगे, पहले इसको थोड़ा नोट कीजिए आप अच्छा से। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो एक है ओम्स लॉ है, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखिएगा कि इंपॉर्टेंट में ये आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट में आता है ओम्स लॉ। आपको इसका न्यूमेरिकल में भी बहुत ज्यादा यूज होता है और थ्योरी तो है। ओम्स लॉ क्या होता है, ध्यान समझिए। अगर किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। यानी कि अगर किसी भी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, करंट का। एक चीज याद रखिएगा, जब भी हम लोग कांस्टेंट हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं जब भी, तो हम लोग क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लेते हैं। तो यहां से जब हम लोग ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो एक लेते हैं, क्या लेते हैं, कांस्टेंट आर लेते हैं। तो v इक्वल टू क्या हो जाता है, आई आर। आर क्या है, कांस्टेंट है, और आर यहां पर है रेजिस्टेंस। आर क्या है, रेजिस्टेंस, आगे लिखा हुआ है, टेंशन नहीं लीजिए। आर क्या है, रेजिस्टेंस है, आई है करंट, और वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों एक फार्मूला ये बन के आ जाता है आपका। इसका स्टेटमेंट बस इतना ही केवल लिखना है, एट कांस्टेंट टेंपरेचर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जब भी बोला जाएगा ओम्स लॉ का स्टेटमेंट लिखने के लिए तो आप लिख दीजिएगा एट कांस्टेंट टेंपरेचर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक है, करंट पास थ्रू कंडक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो लिख दीजिएगा v इक्वल टू आई, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, और यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद लिख दीजिएगा v इक्वल टू आई आर। ठीक है, एक डायग्राम अगर बनाना है तो एक डायग्राम भी आप बना सकते हैं। यहां पर एक डायग्राम छोटा सा आप बना सकते हैं। ये देखिए हो गया, ये हो गया आपका v, ये हो गया I, और ये हो गया R। ठीक है बच्चों, तो आप यहां से ऐसे बना सकते हैं, नहीं तो करंट को उधर रख दीजिए, v को इधर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। I को इधर रख दीजिए, v को इधर रख दीजिए, तो ये आपका हो गया एक डायग्राम बन के तैयार हो गया। तो ऐसे आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये ओम्स लॉ काफी है, इतना चीज अगर आप लिख देते हैं आपका नंबर मिल जाएगा। क्या लिखना है, एट कांस्टेंट टेंपरेचर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू कंडक्टर। ठीक है,
और लिख दीजिएगा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, I है। यहां से हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो लिखेंगे V इक्वल टू IR। अच्छा, V इक्वल टू IR तो एक फॉर्मूला हो ही गया। बच्चों ध्यान रखिएगा कि ये तीनों फॉर्मूला का बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे V इक्वल टू IR है, यहां से अगर R को इधर हम भिजवाएंगे तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय R। U जाएगा, अभी जो न्यूमेरिकल बताएंगे हम उस पे इसका U जाएगा। और यहां से अगर हम I को इधर भिजवाते हैं तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय R। इस पर भी एक न्यूमेरिकल आपको बताएंगे डायग्राम पे, ग्राफ टाइप का किस तरह से क्वेश्चन पूछता है वो भी आपको बताया जाएगा। तो ये जो फार्मूला बताया उसको ध्यान में रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। ये जो रेजिस्टेंस यहाँ जो आया था, कांस्टेंट जो आया था रेजिस्टेंस, उसी के बारे में हम लोग जानते हैं। रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस होता है ओपोज द करंट, यानी जो करंट के फ्लो को रोकता हो, ओपोज करता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। ओपोज द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, यानी करंट के फ्लो को जो रोकने का काम करता हो, ओपोज करने का काम करता हो, उसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। रेजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है ओम। इस तरह से लिखा जाता है, ओम होता है इसका एसआई यूनिट, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस को कुछ फैक्टर है जो कि इफेक्ट करता है। कौन कौन सा फैक्टर होता है, तो ध्यान से समझिएगा। पहला फैक्टर जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करता है वो होता है लेंथ, लेंथ ऑफ वायर। कोई भी वायर है, अगर बहुत ज्यादा दूर जा रहा है वायर, काफी ज्यादा लंबा वायर है, जितना ज्यादा लंबा वायर होगा रेजिस्टेंस उसका उतना ज्यादा होगा। जैसे सिंपल सा बात है, अगर मान लीजिए आपको बोला जाए कि 100 मीटर का दौड़ लगाना है, 100 मीटर का दौड़, तो आप आराम से जाइएगा, आपको लगे मेंटली भी आप सोच लीजिएगा कि हाँ ठीक है 100 मीटर तो है यार, तुरंत जाएंगे, दौड़ के आ जाएंगे, दौड़ के जाइएगा, आप वहां से लौट के आ जाइएगा। लेकिन आपको बोला जाए कि आपको 10 किलोमीटर का दौड़ लगाना है, या बोल दिया जाए 50 किलोमीटर का दौड़ लगाना है, पहले एकदम मतलब टेंशन में आ जाएगी, साला इतना तो दौड़ेंगे कैसे, ठीक है। तो बच्चों याद रखिएगा आप कि अगर जितना लंबा वायर रहेगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा। दूसरा नंबर, अगर किसी का एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। ध्यान से आप समझिए, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा गली है, एक छोटा सा गली है, उस गली से बोलेगा आपको जाने के लिए, दौड़ के जाने के लिए, तो छोटा गली है तो आपको जाने में मतलब बहुत ज्यादा टेंशन टाइप लगेगा कि कैसे कैसे यार जा रहे हैं हम, ठीक है। क्योंकि एरिया कम है तो जाने में तकलीफ हो रही है ज्यादा, यानी कि रेजिस्टेंस ज्यादा लग रहा है। एरिया कम है, रेजिस्टेंस ज्यादा लग रहा है, क्या क्या है, एरिया पूरा फैला दिया गया है, अब बोलेगा आपको जाने के लिए आराम से जाइए, ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। एरिया जैसे ज्यादा हुआ रेजिस्टेंस कम हो गया। लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा, और एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तीसरा है बच्चों टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ते जाएगा तो रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, ठीक है। टेम्परेचर कम रहेगा तो रेजिस्टेंस कम रहेगा, ठीक है। इसको नॉर्मली आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए धूप वगैरह, अगर कम धूप रहता है तो आदमी आराम से काम कर, बहुत ज्यादा धूप हो जाता है तो काम करने में भी दिक्कत होता है, परेशानी होती है। नॉर्मली आप याद रख सकते हैं इसको कि टेम्परेचर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। उसके बाद आते हैं मटेरियल, तो कुछ मटेरियल ऐसा होता है जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, यानी कि करंट का फ्लो उसमें बहुत ज्यादा तेजी से हो जाता है। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसा होता है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है और करंट का फ्लो बहुत कम हो जाता है। जैसे सिल्वर और कॉपर, Ag और Cu, दोनों का रेजिस्टेंस काफी कम होता है, इसमें इसका करंट का फ्लो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस कम होता है तो करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। लेकिन एक और है मटेरियल जिसका नाम है टंगस्टन, उसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है तो करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, उसमें कम होगा। सो ध्यान रखिएगा आप थोड़ा, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस के बारे में कुछ चीज हम लोग जाने। अच्छा, दो और टॉपिक है रेजिस्टेंस में। एक है रेजिस्टेंस जब सीरीज में रहता है तो क्या होता है, रेजिस्टेंस जब पैरेलल में रहता है तो क्या होता है। तो बच्चों याद रखिएगा, जब रेजिस्टेंस सीरीज में रहता है तो सारा रेजिस्टेंस को हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस जब सीरीज में रहता है सारा रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। सारा रेजिस्टेंस को जोड़ दीजिएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। इस पर जो है तो कभी कभी डेरिवेशन छोटा सा टाइप का है, उसको हम पीडीएफ में मेंशन कर देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है। छोटा ही समझ में आपको आ जाएगा। अभी आपको ये याद रखना है कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज में है तो हम लोग क्या करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 सबको जोड़ देंगे।
जैसे मान लीजिए 3 गो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम का, और सीरीज में दिया हुआ है, ये सीरीज है ना, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम। अब बोलेगा कि इसको बताइए कितना हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्या करेंगे 2 + 3 + 5 10 ओम हो जाएगा। लेकिन अगर पैरेलल में रहे, पैरेलल में एक है 2 ओम का, एक है 4 ओम का, दोनों पैरेलल में है, बोलेगा आप बताइए इसका कितना हो जाएगा, 2 ओम है और 4 ओम है, इसका बताइए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो उस केस में कीजिएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू RP, मतलब पैरेलल में जो इक्विवेलेंट है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 यानी 1/2 + 1/4। इस दोनों को जब आप कीजिएगा क्या आएगा 3/4, यानी कि R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 4/3। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस में याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए रेजिस्टिविटी क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा आप कि रेजिस्टिविटी क्या होता है, ये भी एक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, आप याद रखिएगा कि रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है रो इंटू एल बाय ए। रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है रो इंटू एल बाय ए। इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है बच्चों, इस फॉर्मूला पे आपको न्यूमेरिकल लगभग आ ही जाता है, तो इस फॉर्मूला को अच्छा से आपको याद रखना है। रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है रो एल बाय ए। आर क्या है रेजिस्टेंस, रो क्या है रेजिस्टिविटी, एल क्या है लेंथ ऑफ वायर, और ए क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया आपका होता कितना है, अगर मान लीजिए किसी भी चीज का अगर एरिया पूछा जाए, एरिया जनरली अगर नहीं कुछ दिया हुआ है तो हम लोग मान के चलते हैं π/4 d², यानी कि πr² होता है, और डायमीटर के फॉर्म में क्या होता है एरिया π/4 d², आपको याद रखना है। तो यहां से अगर रो का वैल्यू हम लोग निकालते हैं क्या हो जाएगा R × A/L। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, और एरिया बाय लेंथ क्या हो जाएगा लेंथ, तो इसका यूनिट क्या होता है मीटर। तो याद रखिएगा कि रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है आपका ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या हो जाता है ओम मीटर होता है आपका। ठीक है बच्चों, अच्छा अब ध्यान से देखिए, तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो रेजिस्टिविटी भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी भी क्या करेगा इंक्रीज। आर अगर इंक्रीज किया तो रो भी क्या करेगा इंक्रीज करेगा। तो ये आप याद रखिएगा इस चीज को कि अगर आर कम होगा तो रो कम होगा, आर ज्यादा होगा तो रो ज्यादा होगा। तो ये भी आपको याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसको याद रखना है आपको कि रो इक्वल टू क्या होता है RA × L, RA/L, और इसका यूनिट क्या होता है ओम मीटर होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग आते हैं वर्क डन। तो आपको वहां पे बताए थे पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस क्या था वर्क डन पर यूनिट चार्ज था ना, लिखा था आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, ध्यान कीजिए वहां पे है ना। तो वर्क डन क्या हो जाएगा V × Q, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। वर्क डन क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। ठीक है, V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है ध्यान रखिएगा, V है पोटेंशियल डिफरेंस, Q है चार्ज। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग आते हैं पावर। पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, तो पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क डन, रेट ऑफ डूइंग वर्क डन, यानी वर्क डन पर यूनिट टाइम जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पावर। वर्क डन पर यूनिट टाइम, देखिए यहां पर वर्क डन पर यूनिट टाइम W/T। वर्क डन अपना कितना है VQ है, वर्क डन है VQ बाय टाइम, VQ/टाइम। तो ध्यान से बताइए बात आप लोग कि जो Q/T होता है, हम लोग निकाले थे इलेक्ट्रिक करंट जब पढ़ाए थे तो आपको बताए थे कि I = क्या होता है Q/T। याद कीजिए आप, इलेक्ट्रिक करंट जब आपको बताए थे तो बताए थे I = होता है Q/T। तो Q/T को हम लोग I लिख सकते हैं, तो पावर मेरा V × I भी होता है। ये पावर का जो जो फॉर्मूला लिखे सब आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे आता है। तो पावर को हम V × I भी लिख सकते हैं। अब एक फॉर्मूला और बताइए आप कि V को हम लोग क्या लिखते हैं IR लिखते हैं ओम्स लॉ से। V = क्या होता है IR, तो अगर V के स्थान पे हम IR रखेंगे तो IR × I, तो I का स्क्वायर × R हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और अगर हम I के स्थान पर यहां पर I के स्थान पर V/R रखेंगे, I के स्थान पर V/R रखेंगे तो V²/R हो जाएगा। तो पावर का ये चारों फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, आते हैं नेक्स्ट हम लोग आते हैं
यूनिट इसका क्या होता है, पावर का यूनिट क्या होता है, तो पावर का यूनिट होता है वाट, और उसको हम लोग W से डिनोट करते हैं। पावर का यूनिट होता है वाट, उसको हम लोग W से डिनोट करते हैं। एक टर्म और थोड़ा सा जानना है, 1 किलोवाट आवर क्या होता है। 1 किलोवाट आवर होता है आपका यूनिट, जो 1 यूनिट बोलते हैं। यहीं पर आप एक चीज और याद कर लीजिए कि एनर्जी कभी कभी आपको पूछ देगा कि एनर्जी कितना होगा, तो एनर्जी होगा पावर इंटू टाइम, ध्यान रखिएगा। और एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल हो जाता है। तो एनर्जी होता है आपका पावर इंटू टाइम, जिसको जैसे वहां पर हम हीट एनर्जी भी लिखे हैं, वो भी यही सेम चीज है। ऐसे नॉर्मल भी अगर बोल दे आपको एनर्जी क्या होता है, तो पावर इंटू टाइम, ठीक है। तो ये जो ये भी क्या है, एक तरह का एनर्जी है। 1 किलोवाट आवर, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई किया है, इसी को हम लोग 1 यूनिट बोलते हैं। 1 यूनिट में कितना जूल होता है, 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। जो आप लोग जो घर में जो बिजली जो यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो यूज करते हैं, जैसे बोलता है कि हाँ 100 यूनिट का बिजली उठा है, बिल आया, 100 यूनिट का बिल आया, 50 यूनिट का बिल आया है ना, तो वो यही होता है आपका। अगर 100 यूनिट का मान लीजिए बिल आया आपके घर में, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब उतना जूल आप यूज किए हैं, इलेक्ट्रिसिटी का उतना जूल आप यूज किए हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हीट क्या होता है समझिए। हीट जो है, हीट होता है आपका पावर को जब टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, वही हीट भी क्या एक तरह का एनर्जी है। तो पावर को जब टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका हीट एनर्जी आ जाता है। पावर होता है मेरा आई स्क्वायर आर, यहां पर देखिए इसमें कोई फार्मूला हालांकि हम लोग यूज कर सकते हैं। पावर क्या है मेरा, आई स्क्वायर आर है, और टाइम को टी मान लो, टाइम टी है, तो क्या हो जाएगा हीट एनर्जी अपना आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट आपको पढ़ा जाता है इसमें, तो आपको हीट के बारे में नॉलेज रखना है। ठीक है, हीट क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट एक आपका टॉपिक है, तो उसमें हीट के बारे में आप ये बता दीजिएगा, इफेक्ट बता दीजिएगा। इफेक्ट क्या होता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, उसमें इफेक्ट के बारे में बताइए। इफेक्ट क्या होता है, ध्यान समझिए। अगर करंट ज्यादा होता है, करंट बहुत ज्यादा है, करंट बहुत ज्यादा है, तो उसका इफेक्ट हीट पर क्या पड़ेगा, हीट भी बढ़ेगा। अगर करंट इंक्रीज कर रहा है तो हीट भी इंक्रीज करेगा। जूल साहब ये बात बताए थे। दूसरा नंबर, अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है तो आपका हीट भी इंक्रीज करेगा। और अगर आपका टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, कोई चीज को बहुत देर तक आप किसी चीज को छोड़ देते हैं, ठीक है, आप नॉर्मली देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए जैसे क्लास में बच्चा कुछ बैठा हुआ है ना, अब बहुत देर तक अगर टीचर पढ़ाया जा रहा है, बहुत देर तक बच्चा अगर पढ़ते जा रहा है, ठीक है, काफी ज्यादा, तो दिमाग में देखिए टेंशन टाइप, यार कितना देर तक टीचर पढ़ाते रहेगा, दिमाग में एक अलग तरह का हीट चलने लगता है। ठीक है, कुकर में मान लीजिए खाना आप बना रहे हैं, काफी देर तक छोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि अगर करंट इंक्रीज करता है तो हीट इंक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है तो हीट इंक्रीज करेगा, टाइम ज्यादा लगता है तो भी हीट इंक्रीज करेगा। तो ये आपका हो गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। एक लास्ट टॉपिक इसमें और है बच्चों, बहुत सारे टॉपिक जो है इस चैप्टर से आपका हटा दिया गया है, ठीक है। तो जो जो टॉपिक हम सारा टॉपिक का इसमें डिस्कशन कर दिए आपका। एक लास्ट टॉपिक आपका बचा हुआ ये इलेक्ट्रिक बल्ब, इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पे आते हैं। बस इसी चीज को अच्छा सा रिवाइज कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूले, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर इसका पीडीएफ कंप्लीट जाएगा आपका। जो ये जो हम बताए थे आपका कि रेजिस्टेंस का सीरीज में कैसे होता है, पैरेलल में कैसे होता है, उसका पीडीएफ आपको डाल देंगे, आप चाहे तो उसका डेरिवेशन भी वहां से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। हमको दो चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इलेक्ट्रिक बल्ब में जो एक फिलामेंट लगा हुआ होता है, वो फिलामेंट आपका टंगस्टन मटेरियल का लगा हुआ होता है। टंगस्टन मटेरियल का ही क्यों, रीजन, क्योंकि टंगस्टन मटेरियल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है काफी ज्यादा होता है। दूसरा मटेरियल, अगर ऐसा कोई मटेरियल हम लोग यूज किए जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, तुरंत वो गल के कहानी खत्म हो जाएगा उसका। लेकिन टंगस्टन मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, इसीलिए हम लोग टंगस्टन मटेरियल का यूज करते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट उसका कितना होता है, 3380, इतना डिग्री सेल्सियस का होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट।
ठीक है बच्चों। और जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसके अंदर हम लोग कुछ गैस का यूज करते हैं, कौन कौन सा, नाइट्रोजन और आर्गन गैस का यूज करते हैं। तो बस इतना चीज था, आपका ये कंप्लीट थ्योरी आपका इलेक्ट्रिसिटी का कंप्लीट हो गया। इसी को आपको बार बार रिवीजन करना है। एग्जाम कब है आप लोगों का, 20 को है ना। आज आपका 17 हो गया है, 2 दिन और बचा हुआ है। आज आपको जो है तो आज रात तक आपका ये सब भी आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 चैप्टर और जो है फिजिक्स का, ह्यूमन आई और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये दोनों का भी हम डिटेल सिनॉप्सिस में डाल देंगे, ठीक है। ये दोनों चैप्टर थोड़ा सा लेंदी इसलिए था क्योंकि न्यूमेरिकल इस दोनों में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो अभी इस पर न्यूमेरिकल वगैरह भी हम लोग करेंगे, ठीक है, अच्छा ढंग से। वो दोनों तो इजी है, तुरंत हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, अब आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट पे आते हैं। एक न्यूमेरिकल देखिए आप लोग के सामने आया है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में दिया हुआ आपका एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट। अब बच्चों यहां पे हम इसका सॉल्यूशन कर दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। इन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट, मतलब ये V का वैल्यू दिया हुआ है, 100 वाट ये P का वैल्यू दिया हुआ है। अच्छा, V और P का वैल्यू मेरा दिया हुआ है, V और P का वैल्यू दिया हुआ है। P इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर बाय R। P इक्वल टू होता है V स्क्वायर बाय R। तो यहां से हम R का वैल्यू निकाल लेंगे, V स्क्वायर बाय P कितना हो जाएगा, V स्क्वायर बाय P, तो 220 V स्क्वायर बाय P, तो 220 इंटू 220, और P कितना है मेरा 100, कट गया, तो आ गया अपना कितना, इसका दिखाई दे रहा है क्या ऊपर में कि नहीं, ओ थोड़ा ज्यादा ऊपर लिखा गया, ठीक है। हम थोड़ा नीचे कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। यार ये बोर्ड का हालत थोड़ा खराब है, हिलने लग जाता है, ब्लर हो जाता है। रुका, ठीक लग रहा है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्या दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट। तो P का वैल्यू अपना क्या होता है, P का वैल्यू होता है V स्क्वायर बाय R। तो यहां से R का वैल्यू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाय P। R कितना है, तो V स्क्वायर बाय P, तो 220 इंटू 220 बाय 100, ये दोनों कट गया, तो कितना आया 484 ओम, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट मेरा दिया हुआ है when it is operated on 110 volt the power consumed will be। अब बोल रहा है कि पावर क्या होगा जब यह 110 वोल्ट पे ऑपरेट किया जा रहा है। तो पावर फिर से देख लीजिए, R मेरा पता है और वोल्ट दिया हुआ है, तो V इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। V स्क्वायर कितना 110 इंटू 110 बाय R, R कितना दिया हुआ है 484। चलिए इसको हम 22 इंटू 22 में ही लिखते हैं, ठीक है। 22 इंटू 22 काटने में आसान रहेगा। 22 से कितना बार में, 5 बार में, 22 से कितना बार में, 5 बार में, तो पावर कितना हो गया आपका 25 वाट का आ गया। बच्चों जो भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, पहले डाटा आप समझिए क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या पूछ रहा है। इसमें पहले दिया हुआ था कि पोटेंशियल डिफरेंस और पावर दिया हुआ है, और दूसरा बार बोला कि जब पोटेंशियल डिफरेंस जितना रहेगा पावर क्या होगा। तो हम लोग इससे क्या करेंगे, R का वैल्यू निकाल लेंगे। पहले R का निकाल लिए और फिर P के लिए हमको क्या चाहिए, V स्क्वायर बाय R, उसमें R का वैल्यू ये वाला लेके पुट कर दिया, मेरा आंसर आ गया। चलिए इसको अच्छा से आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। देखिए एक न्यूमेरिकल हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। फिर 3 न्यूमेरिकल यहाँ पे और आ गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 अगर हमको बनाना है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, पहले ये डाटा पहले हम लोग देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है।
फिर समझेंगे कि फार्मूला कौन कौन सा हम लोग अप्लाई करेंगे और तब उसको फिर सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने में भी हम लोग को सावधानी बरतनी पड़ेगी। सावधानी क्या कि कभी कभी क्या होता है कि काटने में जैसे तैसे कर देते हैं, आंसर गलत आ जाता है। तो ये सब चीज, तीनों चीज पे आपको ध्यान रखना है। डाटा क्या क्या दिया वो समझना है, फार्मूला अप्लाई करना और अच्छा सॉल्व करना है। चलिए आते हैं। अ कॉपर वायर ऑफ डायमीटर 0.5 mm। डायमीटर आपका दिया हुआ है 0.5 mm, 0.5 mm डायमीटर दे दिया है। रेसिस्टिविटी दे दिया है, मतलब रो का वैल्यू दे दिया है कितना, 1.6 इंटू 10 का पावर -8 ओम मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट 10 ओम, यानी रेजिस्टेंस का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है 10 ओम। तो बोल रहा है एल क्या होगा। तो बच्चों एक बात आप बताइए, एक फॉर्मूला हम बताए थे आप लोग को शायद याद होगा कि रो इक्वल टू होता है आर ए बाय एल। रेसिस्टिविटी का ये फॉर्मूला बताए थे आपको, बताए थे कि न्यूमेरिकल भी इस पे पूछा जाता है। तो यहां से अगर एल का वैल्यू हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, आर इंटू ए बाय रो, आर इंटू ए बाय रो। तो आर का वैल्यू कितना अपना 10 ओम, ए का वैल्यू, ए क्या होता है पाई बाय 4 डी स्क्वायर, बताए थे आपको, ध्यान रखिएगा, पाई बाय 4 डी स्क्वायर। और रो कितना है 1.6 इंटू 10 का पावर -8। तो ये हो जाएगा आपका 10 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, ये 4 भी नीचे लिख देते हैं, 4 इंटू 7 हो गया, और डी स्क्वायर तो 0.5। अच्छा 0.5 mm है, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 का पावर -3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब भी 1, इसको याद रख लीजिए, 1 मिली एम्पियर अगर मिली में दिया हुआ है तो ये होता है 10 का पावर -3 एम्पियर। अगर 1 माइक्रो एम्पियर माइक्रो में दिया हुआ है तो ये होगा 10 का पावर -6 एम्पियर। इस चीज को याद रखना है। मिली जब भी रहेगा 10 का पावर -3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, माइक्रो जब भी रहेगा 10 का पावर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.5 इंटू 10 का पावर -3 का होल स्क्वायर डिवाइड में 1.6 इंटू 10 का पावर -8। तो बच्चों इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं एल का वैल्यू तो आ रहा है 10 इंटू 22/4 इंटू 7, और ये कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5 इंटू 10 का पावर -6, बाय में आ जाएगा 1.6 इंटू 10 का पावर -8। अच्छा ये पॉइंट हटा तो नीचे 10, ये पॉइंट हटा तो नीचे 10, तो ये देखिए ये 10 का पावर -8 और 10 का पावर 2, तो 10 का पावर -6 हो जाएगा ये, तो ये पूरा ये इससे कट जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं इसका पॉइंट हटेगा तो ऊपर आ जाएगा 10। ठीक है, कुछ कटेगा, देखिए अगर कट रहा है तो काटना होगा हम लोगों को। अगर हम लोग काटते हैं इसको 2 से तो 11 बार में, ये 2 बार में। ठीक है, ऐसे तो एक ये भी कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से वो भी कट जाएगा आपका। चलिए इसको ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं, ये कितना आ रहा है, तो 11 इंटू 25, 11 इंटू 25 कितना हो जाएगा आपका 275, 275 और डबल जीरो इस पे पुट कर दीजिए, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा ये 16 इंटू 14, 16 इंटू 14 224। ठीक है बच्चों, इसको जब हम लोग डिवाइड करते हैं, डिवाइड इसको जब हम लोग करते हैं तो अप्रोक्स में 122 के अप्रोक्स में आपका आता है, तो 122 मीटर के अप्रोक्स आपका आंसर आता है। तो ये कैलकुलेशन सब आप कर लीजिएगा अच्छा ढंग से। ठीक है, ये समझ में आपको पॉइंट आया, क्या क्या दिया हुआ था, जो दिया हुआ है, जैसे रो दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, डी का वैल्यू दिया हुआ है, और पूछ क्या रहा है इसमें आपको, एल का वैल्यू पूछ रहा है। तो ये फार्मूला आप लगा के आप आराम से बना सकते हैं इस चीज को। इसमें एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, ध्यान से आप देखिए, दिया हुआ है कि अगर डायमीटर डबल हो जाता है, डायमीटर डबल हो जाता है तो रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा।
अगर डायमीटर डबल हो जाता है तो रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बच्चों आप यहां से ध्यान से बताइए हमको कि ये जो फॉर्मूला है आपका, ये जो फॉर्मूला है, यहां से अगर आर का वैल्यू हम लोग देखते हैं, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? रो एल बाय ए, यानी कि रो एल बाय पाई बाय 4 डी स्क्वायर। तो बच्चों आर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? डी स्क्वायर के। आर को अगर ध्यान से आप देखिए, ये देखिए डी स्क्वायर नीचे, आर यहां है, तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी स्क्वायर के। मतलब अगर डी का वैल्यू अगर हो जाता है डबल, दो गुना होता है, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 1/4 टाइम हो जाएगा। अगर डी का वैल्यू हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा, तो आर क्या हो जाएगा? 1/3 का स्क्वायर, यानी कि 1/9 टाइम्स हो जाएगा। तो बच्चों जैसे जैसे डी का वैल्यू बढ़ेगा, आर का वैल्यू उतना ही कम होते जाएगा। यहां पर क्या है इस क्वेश्चन में कि अगर डी डबल हो जाता है तो आर में क्या चेंज हो जाएगा? तो आर क्या हो जाएगा? 1/4 टाइम्स ऑफ आर हो जाएगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा। मतलब आर डैश क्या हो जाएगा? 1/4 ऑफ आर हो जाएगा। जितना ओरिजिनल था उसका 1/4 हो जाएगा। तो नया आर का वैल्यू क्या आ जाएगा? पहले आर कितना था? पहले आर था आपका 10 ओम। अगर हमको डायमीटर डबल कर देते हैं तो अब आर कितना आ जाएगा? अब आर आ जाएगा आपका 10/4, यानी कि 2.5 ओम आ जाएगा। पहले आर था 10 ओम, अगर डी को हम डबल कर देते हैं तो अब जो आर आएगा वो कितना आएगा? 2.5 ओम। तो पूछ रहा है कि चेंज कितना हो रहा है, रेजिस्टेंस में चेंज कितना हुआ? पहले था 10, अब हो गया 2.5, तो चेंज कितना का हुआ है? तो चेंज कितना हुआ? चेंज अगर हम लोग को निकालना है चेंज आर, तो कितना हो जाएगा? पहले कितना था? 10, अब कितना हो गया? 10, 2.5, इसको माइनस कर दीजिए, तो 7.5 ओम का क्या होगा? इसमें चेंज होगा। बच्चों इसको आप ध्यान से समझिए। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा जल्दी नोट डाउन कीजिए। तो ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या बोल रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपका डायग्राम दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखिए तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? I के है। मतलब कौन सा लॉ लग रहा है इसमें? ओम्स लॉ। ध्यान रखिए, ओम्स लॉ क्या होता था? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R, क्योंकि देखिए लिनियर ग्राफ बन रहा है। तो पूछ रहा है R का वैल्यू क्या होगा? R का वैल्यू क्या होता था? V/I। याद आया? तो R पूछ रहा है A से B तक के बीच का हमको R बताना है, कितना होगा? तो मान लेते हैं एक ट्रायंगल पहले बना लीजिए आप, एक ट्रायंगल बना लीजिए इसको, इस पॉइंट को मान लीजिए C। तो ये मेरा क्या है? V। तो V कितना हो गया? AC। AC जो वैल्यू आएगा वो V का आएगा, और BC जो वैल्यू आएगा वो मेरा I का वैल्यू आएगा। AC का वैल्यू कितना हो जाएगा? देखिए ये V है, तो AC का वैल्यू क्या होगा? 10 - 4। और BC का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो देखिए 3 - 1। फाइनल माइनस इनिशियल कर दीजिए, 3 - 1, सॉरी 3 - 1। तो देखिए कितना हो जाएगा? R का वैल्यू आ जाएगा आपका 6/2, यानी कि 3 ओम आपका आ जाएगा। किसी भी पॉइंट से आपको पूछा जा सकता है, तो बस आपको क्या काम करना है कि वोल्टेज वाला को देख लेना है कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट को देख लेना है कितना है। बस उसको केवल डिवाइड कर दीजिएगा पोटेंशियल डिफरेंस में करंट से, तो मेरा आ जाएगा R का वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन ये मेरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है when a 12 volt battery is connected to a unknown resistor, जब 12 वोल्ट का बैटरी एक अननोन रेजिस्टर से कनेक्ट किया जाता है, there is a current of 2.5 मिली एम्पियर। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस आपका दिया हुआ है 12 वोल्ट, और करंट कितना दिया हुआ है? 2.5 मिली एम्पियर। अभी हम तुरंत बताए थे जब भी मिली रहे दिया हुआ तो उसको 10 का पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
और माइक्रो दिया हुआ रहेगा तो 10 का पावर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमको इसमें क्या पूछ रहा है, फाइंड रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वी बाई क्या होता है आई, अभी तुरंत तो बनाए हैं। वी कितना है अपना 12 वोल्ट और आई कितना है 2.5 इंटू 10 का पावर -3, तो ये आपका हो जाएगा 12 इंटू 10 का पावर -3 ऊपर गया तो 10 का पावर 3 इंटू ये पॉइंट भी हटा तो वो भी गया ऊपर 10 बाय 25 से ये काटेंगे कितना बार में 40 बार में, 12 4 जा 48 00, इतना ओम इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये 4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल हम लोग अच्छा ढंग से कर लिए हैं। इसको थोड़ा सा अच्छा से आप रिवाइज कीजिए, ठीक है, और इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लेके आते हैं। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज। एक 9 वोल्ट का बैटरी जो है सो कनेक्टेड है किसमें, सीरीज में है। क्वेश्चन नंबर 5 V का वैल्यू आपका दिया हुआ है 9 वोल्ट, ठीक है, इन सीरीज विथ रेजिस्टर ऑफ दिस। A battery of 9 volt is connected in series with resistor of, देखिए बहुत सारा रेजिस्टेंस दिया हुआ है किसमें, सीरीज में कनेक्टेड है। बहुत सारा रेजिस्टेंस किसमें, सीरीज में कनेक्टेड है। तो आप पहले ये बताइए जितना भी रेजिस्टेंस है सब अगर सीरीज में कनेक्टेड है, किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में अगर कनेक्टेड है तो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका। अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का हम बात करें तो कितना आ जाएगा, सबको जोड़ लीजिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, जितना है सबको जोड़ देंगे तो कितना है 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12, कितना हो रहा है, दो तीन यानी कि 13.4 ओम आ रहा है आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पूछ क्या रहा है इसमें, हाउ मच करंट फ्लो थ्रू द 12 ओम रेजिस्टर। अच्छा पहले ये निकाल लीजिए कि अगर इसके थ्रू मतलब ये पूरे के थ्रू पहले करंट कितना पास हो रहा है। तो अगर ये सारे रेजिस्टेंस के थ्रू अगर करंट हम लोग पास करवाने का बोल रहे हैं तो कितना हो जाएगा। देखिए इस तरह सीरीज में जुड़ा हुआ है, ऐसे 1 2 3 इस तरह से जुड़ा हुआ है सारा, है ना। तो अगर हम लोग निकालते हैं I का वैल्यू तो V बाय R इक्विवेलेंट यानी कि 9 बाय 13.4, 9 बाय 13.4 तो ये अप्रोक्स में आपका 0.67 के अप्रोक्स आपका आ जाएगा। ये वैल्यू 0.67 आ रहा है, ठीक है, 0.67 एम्पियर के अप्रोक्स ये आ रहा है। अब एक चीज समझिए, जब ये सीरीज में जुड़ा हुआ है 0.2 0.3 0.4 0.5 जितना भी सब अगर सीरीज में जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा अगर सीरीज में जुड़ा हुआ रहेगा तो करंट सब रेजिस्टेंस में सेम करंट पास करेगा। सभी रेजिस्टेंस में क्या होगा, सेम करंट पास करेगा। तो जब ये जो I का वैल्यू है ये सब में क्या है, सेम है, तो 12 ओम से भी कितना करंट पास करेगा, करंट थ्रू 12 ओम रेजिस्टर, करंट थ्रू 12 ओम रेजिस्टर क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा मेरा 0.67 एम्पियर। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान समझिए। आपका एक पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, एक बैटरी कनेक्टेड है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस उसका दे दिया है, और R का इक्विवेलेंट मतलब ये सीरीज में दिया हुआ है, आपको पैरेलल में भी दे सकता है, R आपका पैरेलल में भी दे सकता है। तो पैरेलल में दे देगा तो R इक्विवेलेंट पैरेलल में निकाल लीजिएगा, और फिर जो है V बाय R कर दीजिएगा, तो यहाँ से करंट आपका निकल जाएगा। यहाँ सीरीज में दिया हुआ तो सीरीज में सबको जोड़ रही है, ठीक है, और V बाय R कर दिया तो मेरा आ गया करंट आ गया। लेकिन ध्यान रखिएगा जब पैरेलल में रहता है तो अलग अलग करंट जाता है सब में, और सीरीज में रहता है तो सेम करंट जाता है। ठीक है, आएगा आगे क्वेश्चन तो हम आगे देखेंगे। यहां तक का चीज हमको उम्मीद है कि क्लियर हो गया आपको, इसको नोट डाउन कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर इन पैरेलल, मतलब पैरेलल में कितना रेजिस्टर को हम लोग जोड़ सकते हैं, आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन ए इतना वोल्ट। अच्छा एक काम कीजिए, सबसे पहले ये जो दिया हुआ आपका 5 एम्पियर का करंट
और 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। यहां से पहले आर का वैल्यू आप निकालिए कितना हो रहा है, तो आर क्या हो जाएगा V बाय आई, यानी कि 220 बाय 5 44 ओम। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि 176 ओम का कितना हम लोग रेजिस्टेंस पैरेलल में ऐड करेंगे कि मेरा आर इक्विवेलेंट कितना है 44 ओम। कहने का मतलब यह है कि 176 ओम का रेजिस्टर कितना सारा पैरेलल में हम ऐड करेंगे कि ये जो मेरा जो इसका जो आ रहा है आर का वैल्यू उसके बराबर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाए, यानी कितना लाना है 44 ओम। तो ध्यान दीजिए एक सिंपल फार्मूला हम आपको बता देते हैं, ठीक है। एक सिंपल फार्मूला आप याद रखिएगा, जब भी ऐसा बोले कि कितना रेजिस्टेंस को हम लोग पैरेलल में ऐड करेंगे कि इसके बराबर आ जाए, तो इसका लिए एक सिंपल फार्मूला आप याद रखिए कि n इंटू, मान लीजिए कि n रेजिस्टेंस हमको ऐड करना है पैरेलल में, तो n इंटू आर इक्विवेलेंट जो होता है, n इंटू आर इक्विवेलेंट वो होता है r के बराबर होता है। n इंटू आर इक्विवेलेंट आपका होता है r के इक्वल होता है बच्चों। तो n का वैल्यू हमको निकालना है, r इक्विवेलेंट मेरा कितना आया हुआ है 44 ओम है, और r कितना दिया हुआ था 176 को ही हमको जोड़ना है पैरेलल में। 176 अगर देखेंगे कितना सारा हम जोड़ते हैं पैरेलल में कि उसका r इक्विवेलेंट आ जाए कितना 44 आ जाए, तो ये देखिए कितना हो गया 176। तो यहां से n का वैल्यू मेरा आ जाएगा 176 बाय 44, यानी कि 4 अगर जैसे इस तरह से 176 जैसे ये हो गया 176 ओम, दूसरा 176 ओम, तीसरा 176 ओम और चौथा 176 ओम। इस चारों का आप पैरेलल में है, इस चारों का आप निकालिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देखिए आपका 44 आ जाएगा। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, n इंटू आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर होता है कब, जब ये क्या बोलता है इक्विवेलेंट जब पैरेलल में रहे। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं n का वैल्यू। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा नोट डाउन कीजिए जल्दी। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से आप समझ लीजिए इस चीज को। दिया हुआ है क्वेश्चन आपका, सो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेजिस्टर, 3 को रेजिस्टर दिया हुआ है, 3 रेजिस्टर, ईच ऑफ रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 6 ओम, सबका रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है आपका 6 ओम का, मतलब तीनों क्या है इक्वल रेजिस्टेंस है। तीनों रेजिस्टर अपने पास मान लीजिए एबीसी, तीनों का वैल्यू क्या है 6 ओम 6 ओम 6 ओम। तो बोला गया है कि तीनों को हम लोग कैसे कनेक्ट करें, किस तरह का कॉम्बिनेशन बनाएं कि उसका रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आए वो आपका 9 ओम का आ जाए। तो आप कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, एक तो तीनों को सीरीज में कर सकते हैं, तीनों को पैरेलल में कर सकते हैं, दो को सीरीज में कर सकते हैं, एक को पैरेलल में कर सकते हैं, दो को पैरेलल में कर सकते हैं, एक को सीरीज में कर सकते हैं, करके आप चेक कर लीजिए सबसे अच्छा। अगर हम पहला ऐसे नॉर्मली देखते हैं कि अगर तीनों को सीरीज में जोड़ेंगे तो 6 6 6 18 लाना नहीं है, तो तीनों सीरीज में होगा नहीं, ये तो श्योर हो गया। तीनों अगर पैरेलल में करते हैं तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, एलसीएम आ गया 6, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 फिर यानी कि 2 ओम आ रहा है, तो 2 ओम भी नहीं आ रहा है, तो तीनों ना ही पैरेलल में होगा, तीनों ना ही सीरीज में होगा, ये तो संभव ही नहीं है। अब हम आते हैं नया देखते हैं, नया एक काम करते हैं पहले हम दो को हम पहले सीरीज में जोड़ लेते हैं, दो को सीरीज में जोड़ लेते हैं, ठीक है, और एक को पैरेलल में जोड़ते हैं। ये देखते हैं कितना हो रहा है। अगर दो को सीरीज में जोड़े तो कितना हो गया 12 ओम, 6 प्लस 6 12 हो जाएगा, और एक पैरेलल में कितना है 6 है। तो अब इस दोनों का पैरेलल में देखते हैं तो 1/RP हो जाएगा मेरा 1/12 प्लस 1/6 12, यानी कि 1 प्लस 2 3/12 4, तो आरपी कितना आ गया 4, यानी कि ये कॉम्बिनेशन किसके लिए हो गया दूसरा के लिए हो गया। ऐसे जोड़ना पड़ेगा, दो को सीरीज में एक को पैरेलल में, तो ये कॉम्बिनेशन सेकंड के लिए आ गया, देखिए 4 ओम आपका आ गया आंसर। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसका देखते हैं, पहला वाले के लिए देखते हैं। तो उसमें दो सीरीज एक पैरेलल में था, इसमें एक काम करते हैं एक सीरीज को दो पैरेलल में कर देते हैं, तब देखते हैं कितना हो रहा है।
ठीक है बच्चों। अगर पहला, अब देखते हैं पहला वाला में क्या हो रहा है, एक सीरीज में हम कर दिए और दो पैरेलल में कर देते हैं। 6 6 6। पहले इसका निकालिए, इसका जब निकालिएगा तो इसका आ जाएगा 1/6 प्लस 1/6, 2/6, 1/3, 1/rp इक्वल टू, है ना। तो इसका आ जाएगा मेरा rp का वैल्यू कितना हो गया, 3 आ गया। तो अब देखिए, अब नया सीरीज क्या बनेगा, ऐसे ये 6 हो जाएगा और इसका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका ओवरऑल कितना आ गया, 3। अब दोनों क्या हो गया सीरीज में, तो 6 प्लस 3 क्या आ गया, 9 आ गया। तो याद रखिएगा पहला का आंसर ये होगा, एक रहेगा सीरीज में, दो रहेगा पैरेलल में। और इसमें सेकेंड वाला का आंसर क्या होगा, दो पहले सीरीज में रहेगा, उसके साथ फिर एक पैरेलल में रहेगा। तो इस तरह से मेरा ये दोनों का आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि ये बोला गया है क्वेश्चन में कि 6 ओम का रेजिस्टर को किस तरह से हम कॉम्बिनेशन बनाए कि 9 ओम का भी आंसर आ जाए और 4 ओम का भी आंसर आ जाए। तो 9 ओम का आंसर के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, एक को रखेंगे सीरीज में, ठीक है, और ये दोनों को पैरेलल में, दो को पैरेलल में करके फिर उसके साथ एक सीरीज में करेंगे। और अगर हमको 4 ओम का चाहिए तो दो को पहले सीरीज में कर लेंगे, फिर उसके साथ एक को पैरेलल में करेंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए थोड़ा सा अच्छा से आप। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोल रहा है। सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन अ 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई। पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि 220 वोल्ट दिया हुआ है। सप्लाई लाइंस आर रेटेड 10 वाट, यानी पावर दे दिया है, ये पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है। हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ईच अदर अक्रॉस द टू वायर्स of 22 वोल्ट लाइन if the maximum allowance current is 5 एम्पीयर। अच्छा बच्चों, पहले ये देखिए आपका यहाँ पर पावर और पोटेंशियल डिफरेंस जो दिया हुआ है, तो वहां से अगर हम लोग करंट निकाले, मेरा फॉर्मूला P इक्वल टू क्या होता है, VI। तो I इक्वल टू कितना आ जाएगा, P बाई V, P बाई V। तो P कितना है 10, 10/220, तो कितना हो जाएगा, I का वैल्यू आ गया 1/22 एम्पीयर आ गया। अब बोल रहा है कि इसको कितना करंट को हम लोग, इसको मतलब कितना, ये जो 220 वोल्ट लाइन बोल रहा है कि इसके थ्रू जो जा रहा है करंट, कितना सारा करंट को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करें, कितना सारा करंट को, मान लीजिए एक करंट इससे जा रहा है, I1 जा रहा है, इससे जा रहा है I2 जा रहा है, लेकिन सब क्या है, सेम बोला है, सब क्या जाएगा सेम। अगर मान लीजिए यही जा रहा है, इससे भी जा रहा है, इससे भी जा रहा है, I3 जा रहा है, I4 जा रहा है, तो बहुत सारा करंट अगर पैरेलल में जा रहा है, करंट क्या होता है, अलग अलग होता है। लेकिन मान लीजिए सब अगर यही है, यही करंट का कितना सारा करंट, कितना सारा सर्किट हम लोग बनाएंगे कि क्या बोलते हैं, मेरा मैक्सिमम जो करंट आना चाहिए हमको, वो कितना आना चाहिए, 5 एम्पीयर का आना चाहिए। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जिस तरह से वहां पर हम पैरेलल में बताए थे आर इक्विवेलेंट के लिए कि N इंटू आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर होता है, उसी तरह यहां पर भी याद रखिएगा कि पैरेलल में अगर रह दिया हुआ और ऐसा अगर पूछा जाए कि कितना, मतलब हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल, कितना लैंप को कनेक्टेड किया जाए पैरेलल में कि मेरा कितना करंट तक मिल सके, 5 एम्पीयर का। ठीक है, तो यहां पर जो फॉर्मूला होगा वो होगा N इंटू आई इक्वल टू आई इक्विवेलेंट। याद रखिएगा N इंटू आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्विवेलेंट। उसमें R इक्विवेलेंट यहां आता था, R यहां आता था, इसमें I इक्विवेलेंट उधर रहेगा, I इधर रहेगा। तो N इंटू आई कितना है 1/22 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो बच्चों क्या हो जाएगा, N का वैल्यू 5 इंटू 22 यानी 110 लैंप्स हम लोग जो है तो कनेक्ट करेंगे किसमें, पैरेलल में, तो हमको कितना 5 एम्पीयर का करंट मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग को उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। नॉर्मली जैसे दिया हुआ पहले, तो उससे पहले करंट निकालिए कितना है। अब बोल रहा है कि कितना लैंप्स को कनेक्टेड करेंगे ताकि आपको 5 एम्पीयर का मिल सके, तो ये क्या हो गया, आई इक्विवेलेंट। फाइनल हमको कितना चाहिए, 5 एम्पीयर। तो क्या कीजिएगा, N को जो जितना आया है आए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग और इसके बराबर करेंगे, तो यहाँ से मेरा N का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोल रहा है, अ हॉट प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट लाइन, यानी पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है आपका, है टू रेजिस्टर कॉइल A एंड B ईच ऑफ 20। अब देखिए दो को रेजिस्टर दिया हुआ है, एक RA दिया हुआ है, एक RB दिया हुआ है, दोनों का दिया हुआ है 24 ओम दिया हुआ है।
तो बोल रहा है कि बताइए which may be used separately in series or in parallel। तो बताना है करंट क्या होगा। अब देखिए करंट का फॉर्मूला क्या होता है अपना V बाय आर। अगर सेपरेटली यूज करते हैं, दोनों को सेपरेटली यूज करेंगे, सेपरेटली अगर यूज करते हैं तो करंट कितना कितना मिलेगा, करंट मिलेगा टोटल कितना है 220 वोल्ट, और सेपरेटली तो दोनों अलग अलग कितना है 24 है, तो 24 से डिवाइड कर दीजिए। 24 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो मेरा 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 9.1 समथिंग के अप्रॉक्स आ रहा है। तो इतना एम्पियर का आपका करंट मिल जाएगा। 216 तो 4 हो गया 0.1, ठीक है। 9.1 के अप्रॉक्स आपका क्या हो रहा है एम्पियर जो है, इतना करंट मिलेगा जब सेपरेटली हम लोग यूज करेंगे। दोनों रेजिस्टेंस को सेपरेटली यूज करेंगे तो करंट कितना कितना मिलेगा 9.1 ओम का, ठीक है। अच्छा दूसरा केस है कि जब दोनों को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, अगर सीरीज में पहले आर का वैल्यू निकाल लीजिए, आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आपका R1 प्लस R2, तो कितना हो जाएगा 24 प्लस 24 48। तो इस केस में करंट आपको कितना मिलेगा, इस केस में करंट आपको मिल जाएगा V बाय आर इक्विवेलेंट, यानी कि 220 बाय 48, 220 बाय 48, तो 48 5 जा तो नहीं होगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा आपका, है ना 4 पॉइंट कितना हो रहा है 4 बार में ये 192 है ना, यानी कि 28 फिर आगे 0, तो 5 बार में 4.5 के अप्रॉक्स आपका आ रहा है, ठीक है। 4.5 एम्पियर के अप्रॉक्स ये आएगा, ठीक है। तीसरा नंबर है कि जब हम इसको सीरीज पैरेलल में जब कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में अगर पैरेलल में जब कनेक्ट करेंगे तो देखिए तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो 1 बाय आर पी मेरा होता है 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, तो 1 बाय 24 प्लस 1 बाय 24, 1 प्लस 1 तो क्या हो गया 2 बाय 24, यानी 1 बाय 12, तो आरपी का वैल्यू मेरा कितना आ गया 12 आ गया। तो इस केस में जब करंट हम लोग निकालेंगे करंट, तो वो हो जाएगा आपका कितना है 220 बाय 12, 12 1 जा 12, ठीक है 10 बचा 0, 12 8 जा 96, 18.3 एम्पियर के अप्रॉक्स आपको करंट मिलेगा। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि एक आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया गया है, ठीक है, और बोल देगा कि अलग अलग क्या है ये रेजिस्टेंस दे दिया है, तो करंट किससे कितना पास करेगा। सेपरेटली बोला गया तो दोनों को अलग अलग हम डिवाइड करके चेक कर लिए, सीरीज में बोला तो दोनों रेजिस्टेंस को एक साथ जोड़ दिए तब फिर डिवाइड कर दिए, और जब बोला पैरेलल तो दोनों का पहले निकाल लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे डिवाइड कर दिए। तो इस तरह से मेरा तीनों केस में आंसर आ गया, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए और क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन और आपको करवाया था न्यूमेरिकल, तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट आपका हो जाएगा अच्छा से, ठीक है बच्चों। लिखिए इसको, चलिए बच्चों आते हैं इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला हुआ है, कैलकुलेट द पावर यूज्ड इन 2 ओम रेजिस्टर। 2 ओम रेजिस्टर से पावर कितना यूज किया जाएगा अगर इफ 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विथ 1 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टर, अगर ये दोनों सीरीज में है 6 वोल्ट बैटरी के साथ, तो बोल रहा है कि 2 ओम के साथ कितना पावर कंज्यूम किया जाएगा। अब समझिए पहले, अगर ये दोनों मेरा सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 यानी कि 3 ओम हो जाएगा। ये दोनों अगर सीरीज में है तो आर इक्विवेलेंट इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 यानी कि 3 ओम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम लोग आते हैं, अगर करंट अगर हम इसके थ्रू बोले 6 वोल्ट बैटरी है तो वी वाई क्या होता है आर होता है, तो कितना हो जाएगा 6 बाय 3, पोटेंशियल डिफरेंस मेरा 6 दिया हुआ है, आर मेरा कितना है 3 ओम आया, तो इससे अगर करंट हम लोग बात करते हैं तो कितना हो जाएगा 2 एम्पियर का। अब पूछ रहा है कि पावर कितना कंज्यूम होगा 2 ओम रेजिस्टर से। तो बच्चों पावर का मेरा फॉर्मूला क्या होता है आई स्क्वायर इंटू आर, तो आई कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू आर, आर मेरा कितना है 2 ओम, तो कितना हो जाएगा 8 वाट का पावर कंज्यूम किया जाएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो आप बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, समझिए क्या दिया हुआ है, व्हिच यूजेज मोर एनर्जी 250 वाट टीवी सेट
अगर 250 वाट का एक टीवी है अपने पास, ठीक है, उसको अगर 1 घंटा चलाते हैं तो कितना एनर्जी कंज्यूम होगा, या 1200 वाट का एक टोस्टर हम लोग यूज करते हैं 10 मिनट के लिए, ब्रेड वगैरह सब चीज के लिए क्या जाता है ना। तो ये दोनों में से कौन जो है ज्यादा पावर मतलब एनर्जी यूज करेगा, ठीक है। तो देखिए एनर्जी का फॉर्मूला हम बताए थे आपको, एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। तो पहला वाले में एनर्जी कितना लगेगा E1, तो पावर कितना है 250, और टाइम कितना लग रहा है 1 आवर, यानी कि 1 आवर में कितना हो जाएगा 60 इंटू 60, इतना सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड में लिखिएगा हमेशा, ठीक है, सेकेंड में। तो कितना हो जाएगा ये आपका 36, 9 लाख जूल के अप्रोक्स ये आपका हो रहा है ना। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं सेकेंड में, देखते हैं सेकेंड में, देखते हैं पावर कितना यूज हो रहा है। सेकेंड में पावर कितना यूज हो रहा है, तो 1200 वाट इंटू 10 मिनट, तो 10 इंटू 60 720, ठीक है, इतना जूल। तो बच्चों देखिए ध्यान से कौन ज्यादा यूज कर रहा है, तो जो टीवी सेट है, ठीक है, टीवी सेट कंज्यूम मोर एनर्जी, कंज्यूम मोर एनर्जी, ठीक है बच्चों। इसके बाद एक दो क्वेश्चन और है न्यूमेरिकल का, ठीक है बच्चों, तो उसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, आप लोग बना लीजिएगा आराम से। आपको जो मिलेगा पीडीएफ में 2 और एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल है, बाद में हम सारा न्यूमेरिकल हम लोग कर लिए हैं। पीडीएफ में आप देखिएगा एक न्यूमेरिकल आपका दिया हुआ है, कि एक 100 वाट का पावर है और 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब दो लैंप है, एक लैंप है, लैंप 1 है, उस पर क्या दिया हुआ है कि 100 वाट का पावर है और 220 वोल्ट दिया हुआ है, और दूसरा जो लैंप है लैंप 2, उस पर दिया हुआ आपका 60 वाट पावर है और 220 वोल्ट है ये, ठीक है। ये दोनों को किस में कनेक्ट किया गया है, पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, पैरेलल में। तो एक काम कीजिएगा, इसका पहले आप आर निकाल लीजिएगा। आर कैसे निकालिएगा, आर निकालने का फॉर्मूला क्या है, v²/p, इससे आर निकाल लीजिएगा, इसका आर निकाल लीजिएगा। तो दोनों पैरेलल में अगर जोड़िएगा तो पैरेलल में आर इक्विवेलेंट कैसे निकालिएगा, 1/r1 प्लस 1/r2 आपका निकल जाएगा, आर इक्विवेलेंट वहां से निकल जाएगा, इसका आर इक्विवेलेंट आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। पहले r1 इससे निकाल लीजिएगा, r2 इससे निकाल लीजिएगा, ठीक है। और पैरेलल में है तो पैरेलल में तो क्या करेंगे 1/r1 प्लस 1/r2 मेरा निकल जाएगा आर इक्विवेलेंट। तो पूछ रहा है इसमें कि व्हाट करंट, तो करंट पूछ रहा है कि करंट कितना होगा जब वोल्टेज दिया हुआ है, आपका वोल्टेज दिया हुआ है कितना है 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट है, तो करंट कैसे निकलेगा, 220 वोल्ट को हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, आर इक्विवेलेंट से डिवाइड कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा ये, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ये पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 11 में वैसे दिया हुआ है, हालांकि 11 यहाँ पर अलग है, लेकिन पीडीएफ का जो 11 नंबर क्वेश्चन है ये दिया हुआ है ना, ठीक है। एक 13 नंबर क्वेश्चन और है, वो भी थोड़ा समझ लीजिए, और इसको आप ये दोनों क्वेश्चन को आप जरूर बना लीजिएगा, बना के और कमेंट में जरूर आंसर दोनों का भेज दीजिएगा, आप लोग का इंतजार रहेगा आप लोग के आंसर का, ठीक है। एक बार बनाने के बाद आंसर जरूर भेजिएगा कि सर मेरा इसका इतना आंसर आया है, ठीक है। वैसे इसका आंसर जो आएगा, इसका अभी राज रहने देता है, पहले आप लोग बनाइए फिर हम बताएंगे आंसर, हम टेलीग्राम चैनल पे आंसर इसका डाल देंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर ये 13, देखिए क्या होगा। इसमें दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है, ठीक है, रेजिस्टेंस है आपका दिया हुआ 8 ओम का, रेजिस्टेंस है 8 ओम, ठीक है, और बोला हुआ है कि वो करंट कितना है, करंट आपका दिया हुआ 15 एम्पियर का, 15 एम्पियर का करंट दिया हुआ है, और बोला उसको यूज कितना देर के लिए किया गया है, 2 आवर के लिए, टाइम दिया हुआ है 2 आवर। तो बोल रहा है कैलकुलेट द रेट एट व्हिच हीट इज डेवलप्ड इन हीटर, हीट कितना डेवलप होगा उस हीटर में, उसका रेट पूछ रहा है। तो समझिए रेट ऑफ हीट जब भी बोले बच्चों, रेट ऑफ हीट जब भी बोले तो समझ जाइए पावर पूछ रहा है, रेट ऑफ हीट जब भी पूछे तो समझ जाइए पावर पूछ रहा है, और पावर का फॉर्मूला मेरा हो जाएगा I²R, तो I² इंटू आर कर दीजिए, I कितना दिया 15 का I² इंटू 8। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप हमको बना के जरूर जो है सो इसके इसी में व्हाट्सएप का जो यही जो चल रहा है
लेक्चर, इसी में आप कमेंट में जरूर कर दीजिएगा सर इसका आंसर ये आया है। ठीक है, आपको इसका आंसर जो है वैसे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू बच्चों, इसके साथ ही मेरा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। 2 चैप्टर और बचा हुआ है, ह्यूमन आई एंड ह्यूमन आई और क्या बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जल्दी उसका वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, इसको अच्छा से लिखिए। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।